डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। और ये मूल ढांचे के सिद्धांत, जिस सिद्धांत की बात हो रही है, ये हमारे संविधान के बारे में हो रही है, बाकी किसी सामान्य बिल्डिंग या दूसरे स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो ये मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे को संविधान में किस रूप में प्रयुक्त किया गया है, मूल ढांचा का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस प्रावधान से संबंधित है, इसे कब और किस मामले में विकसित किया गया, क्या ये विधायिका द्वारा दिया गया सिद्धांत है या न्यायपालिका द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इस मूल ढांचे के सिद्धांत का क्या लाभ है, इस मूल ढांचे के सिद्धांत की क्या आलोचना की जाती है, और मूल ढांचे का सिद्धांत मूल रूप से किस तरह के प्रावधान से जुड़ा हुआ है और किस तरह के प्रावधानों को प्रोटेक्ट करता है। तो इन सब विभिन्न मैटर्स की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। और आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें तो आम बोलचाल की भाषा में यदि आप अपने सामान्य आसपास के उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए एक मनुष्य का शरीर, मेरा, आपका या किसी व्यक्ति का, उसकी जो लंबाई है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है, वो नहीं बदल सकता। अच्छे खान पान से, अच्छे रहन सहन से आप अपने शरीर को थोड़ा घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा फैल सकती हैं, थोड़ा कम हो सकती हैं। इसी तरह से आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान न दें तो हो सकता है कि आपका पेट थोड़ा बाहर निकल आए, या हो सकता है थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो उसी तरह से किसी मकान में उसकी प्लिंथ, उसके बीम, उसके पिलर्स, इसमें कभी भी आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने उसे बना दिया तो फिर उसमें चेंजिंग नहीं होगी। बल्कि चेंजिंग कहाँ कर सकते हैं आप, कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, बीच की दीवारों को हटा करके बढ़ा सकते हैं, आप घटा सकते हैं, दरवाज़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं, खिड़कियाँ चेंज कर सकते हैं, और भी दूसरे जो उसके साजो सामान है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मूल जो स्ट्रक्चर है आपकी बिल्डिंग का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से संविधान में कुछ भागों को, कुछ पार्ट को या कुछ उसके प्रावधानों को माना गया कि वो संविधान की पहचान है, उसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए या उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और बाकी जो संविधान के प्रावधान हैं जो सामान्य नेचर के हैं, उसमें आप समय समय से आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी बात को कहा जाता है मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की बात संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान में नहीं की गई है, बल्कि इसका प्रावधान न्यायालय ने अपने एक निर्णय के माध्यम से किया था। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ए जुडिशियल इनोवेशन इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू लिमिट द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। अकॉर्डिंग टू दिस doctrine, although Parliament has wide power to amend the Constitution, it cannot alter, abrogate, or destroy the basic features of the Constitution. This doctrine ensures constitutional supremacy, continuity, and protection of core democratic values. यानी बात ये की जा रही है कि ये न्यायिक विकास है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे संसद के संशोधन के अधिकारों को सीमित करने के संदर्भ में आर्टिकल 368 के तहत विकसित किया गया। और इस सिद्धांत का ये मानना है कि पार्लियामेंट के पास संविधान के संशोधन की विस्तृत शक्ति है, लेकिन फिर भी वो संविधान के मुख्य जो उसकी पहचान है उसको परिवर्तित या समाप्त नहीं कर सकता है। दिस डॉक्ट्रिन एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, यानी ये जो डॉक्ट्रिन है या ये जो सिद्धांत है, संविधान की सर्वोच्चता, उसकी निरंतरता और हमारे जो लोकतंत्र के मूल हैं यानी उसके सिद्धांत हैं, उनको संरक्षित करता है। अब इसके बाद आप अगर अभी तक ये समझ पाए कि ये डॉक्ट्रिन संविधान के किस प्रावधान से जुड़ी हुई है या इसे कैसे सबसे पहली बार लाया गया, तो एक निर्णय के माध्यम से, एक न्यायिक निर्णय के माध्यम से इसे धरातल पे लाया गया, न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब यदि बात की जाए कि इसका किस किस तरह से और कैसे कैसे क्रमागत रूप से विकास हुआ, तो इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन यानी इसका उद्भव या विकास कैसे हुआ, तो अर्ली फेज इसका क्या था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में सबसे पहली बार
पहले संविधान संशोधन को अपहेल्ड किया गया यानी वैध ठहराया गया, और हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, पार्लियामेंट हैज़ अल्टीमेट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1950 में, और उसी संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था इस केस के माध्यम से। तो यहाँ उस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और ये एक नई बात कही गई कि जो संविधान संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि नहीं है या लॉ नहीं है, और ये कहा गया कि संविधान के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है या असीमित शक्ति है। तो अब एक बात को यहाँ समझने की कोशिश करें हम लोग यदि कि आर्टिकल 13 में लॉ होने या न होने का क्यों जिक्र किया गया और इसका मतलब क्या है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग चलेंगे आर्टिकल 13 की तरफ। तो आर्टिकल 13 में लॉ को डिफ़ाइन किया गया है, और लॉ को डिफ़ाइन करने में कहा गया है कि यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, यूजेस, कस्टम सभी कुछ लॉ है। और यहाँ डिफ़ाइन करने का मकसद क्या है कि आर्टिकल 13 के क्लास 1 में और क्लास 2 में दो बातें कही गई हैं। 1 में कहा गया है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अस्तित्व में रहने वाली विधि यदि संविधान के भाग 3 के विरुद्ध होगी तो वो विधि अपने आप में शून्य हो जाएगी उस विस्तार तक जिस विस्तार तक वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में होगी। दूसरा इसका खंड है, यानी जो अनुच्छेद का क्लास 2 है, ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद यदि विधायिका कोई विधि बनाती है और वो विधि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो तो वो उस विरोध तक शून्य हो जाएगी। तो अब यहाँ विधि जो पहले से एक अस्तित्व में विधि की बात की गई, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इसे आप कहते हैं, और इसे आप कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यानी संविधान के पहले की कोई विधि हो या संविधान के बाद की विधि हो, दोनों यदि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगी तो वो उस कंट्राडिक्शन के एक्सटेंट तक जीरो हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा या वो लागू नहीं रह सकेंगी या उनको लागू नहीं किया जा सकेगा। तो इस संदर्भ में इसी बातों को क्लियर करने के लिए कि यहाँ जिन विधियों की बात की गई है, संविधान पूर्व विधि और संविधान पश्चात की विधि, तो फिर क्लास 3 में ये कहा गया कि विधि है क्या, यानी विधि को परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि किस विधि की बात की जा रही है, कौन सी विधि शून्य होगी या कौन से प्रावधान शून्य होंगे, तो यानी जो विधि की परिभाषा में आते होंगे। तो विधि को ही केवल शून्य किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होने के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में जिस विधि की बात की गई है वो अमेंडमेंट के द्वारा निरूपित प्रावधान विधि नहीं माना जाएगा। और जब विधि नहीं माना जाएगा इसका मतलब कि यदि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी कर रहा होगा तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये अब बात आप शायद समझ पाए होंगे। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं बातों को देखते हुए यदि आप इन जजमेंट्स को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात आपको समझ आएगी। तो यानी कि इस डिसीजन में ये कह दिया गया कि यहाँ अमेंडमेंट के द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है तो वो आर्टिकल 13 में फॉल नहीं करेगी और इस कारण उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो यानी कुल मिलाकर के पहले अमेंडमेंट को यहाँ पे वैलिड ठहराया गया, संसद की शक्ति को बिल्कुल अनलिमिटेड माना गया, और इसके बाद तीसरी बात ये एक कही गई विधि के संदर्भ में, विधि की परिभाषा के संदर्भ में। अब दूसरा केस आता है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में, सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस है, और इसमें रीअफर्म किया गया शंकरी प्रसाद के जजमेंट को, और फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड। और यहाँ फिर दोहराई गई वही बात कि फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। रिवर्सल फेज, यानी अब एक ऐसा फेज आया जो कि इन जजमेंट्स के विपरीत अब जा रहा है वो। और अब ये जजमेंट कौन सा था? गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का ये केस है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वेयर इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो पहली बात जो शंकरी प्रसाद में कही गई थी कि धारा 13 में जिस विधि की बात की गई है वो अमेंडमेंट में अगर विधि में कोई परिवर्तन किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो वो संशोधन वाली विधि भी धारा 13 की विधि में आएगी या अनुच्छेद 13 में आएगी। पहली बात तो ये हो गई, यानी कि संशोधन करके भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं किया जा सकता, ये कहने की कोशिश की गई। दूसरी बात क्या कही गई? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी संसद जो है उसके पास संविधान संशोधन का विस्तृत क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन संसद फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित नहीं कर सकती है।
लेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड द 24th अमेंडमेंट गिविंग पार्लियामेंट एक्सप्लिसिट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस जजमेंट के कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और एक क्राइसिस, संवैधानिक क्राइसिस या आप कहें कि एक दुविधा उत्पन्न हो गई। तो फिर उस दुविधा को दूर करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया इस केस में, यानी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। और ये अब तक के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे बड़ा बेंच माना जाता है। 13 जजेज का ये बेंच था। और इन्होंने क्या होल्ड किया? पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इज़ वाइड बट नॉट अनलिमिटेड, यानी संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है असीमित है, विस्तृत है, व्यापक है, लेकिन वो असीमित नहीं है। यानी कि हम इस आर्टिकल को देखते हुए कहें कि यहीं पे संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। तो इसी संदर्भ में न्यायालय कह रहा है कि अनुच्छेद 368 में जो संसद को शक्ति दी गई है संविधान के संशोधन की, वो विस्तृत है, व्यापक है, लेकिन असीमित नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकता है। बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता या उसे समाप्त नहीं कर सकता, यानी उसकी पहचान को नहीं मिटा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द कोड प्रोवाइडेड एन इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर्स। और इसी केस में सबसे पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक लिस्ट दी और इसमें बताया कि ये फीचर संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर माने जाएंगे और इनको समाप्त नहीं किया जा सकता या इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी हमेशा के लिए, वो सदैव के लिए फुल और फाइनल लिस्ट नहीं है, बल्कि न्यायालय ने कहा कि समय समय पर जब उसके सामने मामले आएंगे तो वो बताएगा कि कौन से मामले बेसिक स्ट्रक्चर हैं और कौन से मामले बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अब इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के आवश्यक तत्व क्या हैं या तत्व क्या हैं। तो आइडेंटिफाइड इन केशवानंद भारती केस, यानी केशवानंद भारती केस में जिन्हें बताया गया उनमें अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक सरकार, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का पंथ निरपेक्ष उसकी विशेषता, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का विभाजन, या आप कहें कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का विभाजन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है वो सरकार का या संविधान का जो की प्रकृति है संघात्मक, यानी राज्य और केंद्र में शक्तियां विभाजित होंगी और दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में पावर होंगे। जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी देश की अखंडता और एकता, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल जो अधिकार हैं उनमें बैलेंस बनाने की, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश। तो इन्हें केशवानंद भारती में माना गया कि ये संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। आइडेंटिफाइड इन सब्सिक्वेंट केसेस, और बाद के केसेस में किन किन बातों को मूल ढांचा माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण 1975 के केस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को माना गया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है, बिना इसके डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन, विधि का शासन नहीं होगा तो हर व्यक्ति जो अच्छे पोस्ट और पोजीशन पे होगा वो कहीं ना कहीं अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करेगा। तो विधि के शासन, इसको भी माना गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो यहाँ क्या माना गया, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की संशोधन की सीमित शक्ति है और सीमित शक्ति का मतलब वही कि मूल ढांचा को वो नष्ट नहीं कर सकते हैं। हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। कोई भी इसमें से ये फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी एक दूसरे पे प्रिवेल नहीं करेगा, बल्कि दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है और इसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं या किए जाएंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, ये बात यहाँ पे आई। एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय ढांचे को माना गया।
संघीय सरकार या संघीय संविधान को माना गया मूल ढांचा। सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता को माना गया मूल ढांचा। IR कोएलो, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस है ये। 9th शेड्यूल लॉ पोस्ट 1973 सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू। इस मामले में मैटर ये था कि 9th शेड्यूल एक ऐसी शेड्यूल है भारतीय संविधान की जहां यदि किसी विधि को डाल दिया जाए तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता था। लेकिन इस केस में कहा गया IR कोएलो के केस में कि केशवानंद भारती के बाद से 9th शेड्यूल में डाले गए लॉ को भी रिव्यू किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं 9th शेड्यूल भी अब अपने आप में बिल्कुल न्यायपालिका के रिव्यू के पावर से बाहर नहीं रह गया और अब उसका भी रिव्यू हो सकेगा। NJSC केस यानी कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी और इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो इसी केस में क्या माना गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचा है संविधान का और उसे भी रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। रेशनल बिहाइंड द डॉक्ट्रिन यानी इस डॉक्ट्रिन के या इस सिद्धांत के पीछे तर्क क्या है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी यानी संविधान की पहचान को बनाए रखना। प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम चेंजिंग द कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के मूल जो उसका दर्शन है उसको चेंज करने से बचाना। नेक्स्ट, चेक ऑन मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि बहुमत का शासन होता है हमारे देश में, तो कहीं बहुमत इस तरह का कार्य ना करे कि संविधान की पहचान खत्म हो जाए या जो रूलिंग पार्टी है वो बहुमत में आकर के अपने मनमाने निर्णयों को थोपने की कोशिश न करे, तो इससे भी बचाना है। प्रिवेंट्स एब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर बाय रूलिंग मेजॉरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी वही मूल अधिकारों का संरक्षण या सुरक्षा। इंश्योर राइट्स आर नॉट डिल्यूटेड और डिस्ट्रॉयड, ताकि जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, लोगों को, उसे समाप्त न किया जा सके या रद्द न किया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस यानी संविधान का जो संतुलन है उसे बनाए रखना। अपहोल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघात्मक शासन प्रणाली और शक्तियों का विभाजन, इन सबों को बनाए रखना। ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे तर्क है कि इस वजह से इसे मूल ढांचे को होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्रिन यानी इस सिद्धांत का की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, तो नो टेक्सचुअल बेसिस यानी कि ये कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं बताया नहीं गया है। डॉक्ट्रिन इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सीन एज जुडिशियल क्रिएशन यानी कि जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये संविधान में बताया गया कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ये न्यायपालिका के द्वारा इसे सृजित या रचित किया गया है। जुडिशियल सुपरमेसी कंसर्न यानी एक इसके पीछे आलोचना का कारण ये बनता है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू इट गिव्स अनइलेक्टेड जजेस पावर ओवर इलेक्टेड लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो है वो चुनी हुई लोगों की प्रतिनिधि होती है और ये न्यायाधीश जो होते हैं ये निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए इनके द्वारा कहीं शक्तियों को ओवररूल न कर दिया जाए, विधायिका की शक्तियों को। तो ये आलोचना का एक विषय होता है कि निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको अधिक शक्ति होनी चाहिए, न कि न्यायपालिका को। अनसर्टेनिटी एंड सब्जेक्टिविटी, नो एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि एक बार ही संपूर्ण संविधान के बारे में कोई लिस्ट नहीं दी गई है, बल्कि ये बाद में बनाई जाएगी, बताई जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें अनिश्चितता है और इसमें विषयगत दोष होंगे, ये बात एक आलोचना का कारण बनती है। पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल ओवररीच यानी एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि न्यायपालिका जो है ये, जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये कहीं ना कहीं विधायिका को ओवरलैप कर जाएगी, तो ये एक आलोचना करने वालों को कारण महसूस होता है। कोर्ट्स में स्ट्राइक डाउन रिफॉर्म बाई इंटरप्रेटिंग देम एज वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे वो किसी सुधार को भी स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, ऐसा उनको खतरा महसूस होता है। सिग्निफिकेंस एंड कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस एक्ट्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट अथॉरिटेरियन और आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट्स यानी मनमाने संविधान संशोधन के प्रति ये एक कहीं ना कहीं सेफगार्ड है, संवैधानिक सुरक्षा है। प्रोटेक्ट्स कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज सच एज फ्री इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ एंड सेकुलरिज्म यानी ये जो हमारे विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता,
फ्री और फेयर इलेक्शन, इनको सुरक्षित रखने का एक ये माध्यम बनेगा। इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रीअफर्म्ड इन NJSC जजमेंट 2015, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, जिसे कि उस केस में बताया गया था। मेंटेनेंस बैलेंस अमंग ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के जो विभिन्न उसके मशीनरी हैं, मैकेनिज्म हैं, उनको मेंटेन करना, बैलेंस बनाना उनके बीच में। कंटिन्यूज टू गाइड जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी सामान्य विधि और संवैधानिक संशोधनों के बीच में कहीं ना कहीं एक आप कहें कि गाइड देना, उनको संरक्षित और सुरक्षित करना, स्पेशली 9th शेड्यूल लॉ आफ्टर 1973, यानी जैसा मैंने पहले कहा कि 9th शेड्यूल को भी अब रिव्यू किया जा सकेगा, इस तरह की बात कही गई। कंक्लूजन, यानी हम लोग अब एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज ए कॉर्नर स्टोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस, यानी भारतीय संविधान के जो अगर उसके कोर वैल्यू को देखें तो ये कहीं ना कहीं उसके पिलर्स हैं। कॉर्नर स्टोर का मतलब कि उसकी नींव है, उसकी बुनियाद है या उसके आधार स्तंभ है। इट प्रिजर्व्स द स्पिरिट, आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये संविधान की पहचान, उसकी भावना और उसकी अखंडता को, उसकी एकता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है। वाइल अलाउिंग फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स, यानी कि नम्य और विकासवादी संशोधनों को देखते हुए ये उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं और संरक्षित भी कर सकते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग जज मेड, इट रिमेन्स एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, यानी इन सब बातों के बीच में भी एक आलोचना का विषय यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता है, और पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी है, यानी जो विधायिका की संप्रभुता है, दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जज मेड लॉ होने के नाते ये हमेशा एक आलोचना का विषय रहेगा। इट इंश्योर दैट नो अथॉरिटी कैन डिस्टॉर्ट द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मूल फ्रेमवर्क है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता या उसे संरक्षित रखा जाना चाहिए। देयर बाई सेफगार्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, यानी हमारी जो आज की जनरेशन है या भावी जनरेशन है, दोनों के हित में हम लोकतंत्र को बचाए रखना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना कंक्लूजन कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग आंसर करना है, अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आंसर करना है, तो इस तरह से आप छोटा कंक्लूजन लिख सकते हैं लास्ट में। लेकिन जुडिशरी का एग्जाम आप दे रहे होंगे तो आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल प्रोविजन लिख दें, केस लॉ लिख दें, आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया और आगे भी आप इस तरह के लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के बीच में। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप हमें लिख करके हमें इसका लाभ दें और आप आगे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।